नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीडीपी बाल विकास की क्लास रहेगी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में बाल विकास में हम लाजवाब 30 क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले बुद्धि का बेहतरीन चैप्टर हमने क्लियर किया और बुद्धि से संबंधित टॉप 30 प्रश्न करेंगे जो पिछले ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो संभावित प्रश्न हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उन सभी प्रश्नों को करेंगे। बाकी सभी क्लासेज के प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका आई बटन पे लिंक भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण टेस्ट किसने विकसित किया। जो बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है किसने विकसित किया? बिने टर्मन ने, बिने साइमन ने, गेडार्ड टर्मन ने या गेडार्ड और विचलेसर ने। तो इसके पहले जो हमने आपको डिटेल के साथ बताए थे, जिन्होंने उस क्लास को अटेंड किया होगा, बुद्धि से कोई भी चैप्टर से प्रश्न आए आपसे ज़रूर बनेगा, क्योंकि इस चैप्टर से पिछली बार जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था। इसलिए जो है हमें इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि पिछली बार जो है बुद्धि से संबंधित जो है लगभग दोस्तों आपके 14 से 15 प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण टेस्ट किसने विकसित किया? सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। किसने? सभी लोग थे। बिने और साइमन की बात करेंगे। सिमोन ने, यहाँ पे साइमन लिखा हुआ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मिसप्रिंट हुई है तो आप लोग समझ जाइएगा। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर जिनका सपना है एमपी-टेट वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना। अगला प्रश्न है विचलन आईक्यू वितरण में मानव विचलन का मान बताना है। जो विचलन आईक्यू होता है उन सभी विवरण में एक मानव विचलन दिया गया है। तो मानव विचलन का मान कितना होता है? सभी लोग बताइएगा। तो मानव विचलन का मान कितना होता है? 15 होता है। क्लासेज में हमने बताया था आप सभी लोगों को, अगर आपने क्लास ज्वाइन किया होगा तो 15 होता है मानव विचलन की। अगर मान की बात करते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, ये सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो एग्जाम में इन शब्दों पे प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है किसने आईक्यू अर्थात बुद्धि उपलब्धता पद को प्रतिपादित किया है? टर्मन, गैल्टन, बिने, गिलफोर्ड। सभी लोग फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा। तो आईक्यू लेवल पद को प्रतिपादन की जब भी बात की जाएगी एक ही नाम आएगा। हमने क्या बताया था? टर्मन इज द राइट आंसर, गॉड ऑफ टर्मन। मृदु मंदता मानसिक मंदता की श्रेणी है जिसमें आईक्यू लेवल क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था मंदता में, टर्मन के अनुसार हमने क्या बताया था? मृदु मंदता में 50 से लेके आपके 69 तक की जो श्रेणी होती है मृदु मंदता या मानसिक मंदता कहलाती है। अगला प्रश्न साथियों, एक छात्र को असाइनमेंट पूरा करने के लिए उसके रुचि के 15 टॉपिक दिए जाते हैं, तो यह किसके अधिगम कार्य में वृद्धि करता है? आप सभी लोग शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं और आपकी ही कक्षा का कोई बालक है जिसे असाइनमेंट पूरा करने के लिए 15 टॉपिक दिए जाते हैं। इन 15 टॉपिक में आपको असाइनमेंट पूरा करना है। तो ऐसा कार्य देना किसमें अधिगम के कार्य में वृद्धि करेगा? किस में वृद्धि करेगा? तो बौद्धिक में होगा, क्योंकि 15 टॉपिक उस टॉपिक के बारे में सोचेगा, उसके बारे में लिखेगा, समझेगा, जानेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बुद्धि परीक्षण में एक 9 वर्ष के लड़के की मानसिक उम्र 10 वर्ष पाई जाती है, वह किसके आईक्यू वर्गीकरण से संबंधित हो जाएगा? क्या दिया गया? एक बुद्धि 9 वर्ष लड़के की मानसिक आयु 10 वर्ष पाई जा रही है, मतलब बुद्धिलब्धता उसकी उच्च है, क्योंकि मानसिक बुद्धिलब्ध के 9 वर्ष लड़के की मानसिक आयु 10, वास्तविक 9 वर्ष का है। बुद्धिलब्ध 9 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन 10 वर्ष बच्चे के समान उसकी बुद्धिलब्धि है। तो किस श्रेणी पर आ जाएगा बच्चा? सभी लोग बताइए। श्रेष्ठ सुपीरियर आएगा, औसत आएगा, प्रतिभाशाली आएगा या मंदग्राही आएगा? देखिए मंदग्राही तो आ नहीं सकता, औसतन भी आ सकता है। औसतन इसलिए आ सकता है क्योंकि 91 से 109 तक के बीच जितनी आईक्यू लेवल होती है उनको औसतन माना जाता है। तो इसकी लगभग 110 के आसपास आएगी, 109 110, तो ये आपके औसत वाला ही आ जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने कहा कि बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करने का
क्रम एक संस्कृति या समुदाय में मूल्यवान उत्पादों को बनाने के लिए कुछ तरीकों से जानकारी को संसाधित करने के लिए मनोवैज्ञानिक क्षमता होती। किसने कहा है? कई बार पूछा गया, एमपीटीईटी में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक फीडबैक करना है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके कोई और नहीं, गार्डनर ने कहा है। गार्डनर ने क्या कहा है कि समस्याओं को हल, जो बुद्धिमत्ता होती है ना, इस समस्याओं को हल करने या क्रम या संस्कृति या समुदाय में मूल्यवान उत्पादों को बनाने के लिए कुछ तरीकों से जो है जानकारी को संशोधन करने के लिए जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है। किसको? बुद्धिमत्ता को कहा है। किसने कहा है? गार्डनर ने कहा है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग जानते समझते हैं कि एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास क्या होना चाहिए। आप स्वयं सोचिए, कोई एक फाइनेंसर हो, ठीक है, फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए किसी के पास? संगीतमय बुद्धि होनी चाहिए, गतिपरक होना चाहिए, विशेष बुद्धि हो जाए, तार्किक बुद्धि होनी चाहिए। अब देखिए, फाइनेंसर का मतलब क्या रोल होता है, ये चीज़ समझना आपको जरूरी है। फाइनेंसर मतलब तार्किक बुद्धि। क्या होना चाहिए उसके पास? तार्किक बुद्धि होनी चाहिए। कोई बच्चा बोले कि मुझे बैंक मैनेजर बनना है, फाइनेंसर बनना है, तो बोलिए उसके आप में तार्किक बुद्धि होनी चाहिए। अगला, बुद्धि आईक्यू में क्या मापा जाता है? सामान्य बुद्धि, एक कारक के तौर पर ज्ञात विशिष्ट योग्यता, तार्किक और भाषाई बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो आप सभी लोग जानते हैं यह बुद्धि या आईक्यू में क्या मापा जाता है। तो बुद्धि और आईक्यू में क्या मापा जाता है? सामान्य बुद्धिमत्ता मानी जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला, स्टर्नबर्ग के बुद्धि के घटकों में निम्न में से क्या शामिल नहीं था? तो आप सभी लोग जानते हैं स्टर्नबर्ग के बुद्धि के घटकों में आप विश्लेषणात्मक बुद्धि शामिल था, रचनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक, ये तीनों बुद्धियाँ आपके स्टर्नबर्ग के बुद्धि के घटकों में शामिल हैं। लेकिन जब अब द्रव असूचना केंद्र या फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात होती है तो ये स्टर्नबर्ग के बुद्धि के घटकों में शामिल नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मनोदशाओं, स्वभाव, प्रेरणाओं और अन्य लोगों की इच्छाओं पर उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता वाले व्यक्ति में अच्छा स्वभाव होता है। अब देखिए, मनोदशा की बात हुई, स्वभाव, प्रेरणा, अन्य लोगों की इच्छाओं पर उचित प्रतिक्रिया देना भी क्षमता वाले व्यक्ति, मतलब इन सारी चीज़ों के बाद भी उचित प्रतिक्रिया जो दे सके, ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति किस प्रकार का होगा? तो ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति अंतर व्यक्तित्व हो सकता है। अगला प्रश्न, तर्क संगत रूप से सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तर्क, अनुभूति, बुद्धि या रचनात्मकता की बात करें। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर। जायसवाल सर आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन और स्वागत करते हैं सभी शिक्षक बंधुओं का। तो तर्क संगत रूप में सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसी को ही दोस्तों हम बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट मापा जाता है। ये एमपीटेट वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, रेवेन परीक्षण आपने पढ़ा होगा और हमने पढ़ा है कई बार, यह बुद्धि से ही संबंधित है। तो मैं क्या मापता है? यह बुद्धि को मापता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पिछले कुछ दशकों में बुद्धिमत्ता अर्थात आईक्यू में दीर्घकालिक वृद्धि को निरूपित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? फ्लिन प्रभाव, पीढ़ी अंतराल, आईक्यू प्रभाव या वेचलर प्रभाव की बात करेंगे। वेचलेसर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपने। जी हाँ दोस्तों, पिछले दशकों में बुद्धिमत्ता दीर्घकालिक वृद्धि को निरूपित करने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वह शब्द है फ्लिन प्रभाव। क्या होता है दोस्तों? फ्लिन प्रभाव इज द राइट आंसर। और ये आपके एमपीटेट में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है। और पिछली बार आया था, इसलिए और इम्पोर्टेंट ध्यानपूर्वक समझना और फीडबैक करना है और अब माइंड की मेमोरी में सेव भी कर लेना है। दोस्तों, उच्च स्थानिक बुद्धि वाले बच्चे के लिए कौन सा व्यवसाय आदर्श होगा? वास्तुकला, संगीत रचना, राजनीति या लिखना? तो आप सभी लोग जानते हैं उच्च स्थानिक बुद्धि वाले बच्चों का यह प्रश्न पूछा गया है, वो भी व्यवसाय आदर्श पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं इन प्रकार के प्रश्न वास्तुकला ही होगी, जो उच्च, क्योंकि स्थानिक बुद्धि दिया गया है तो स्थानिक बुद्धि में आपका वास्तुकला आ जाता है। ठीक है, शब्दों का थोड़ा हेर फेर होता है, शब्दों का मेल मिलाप होता है। अगला, एक बुद्धि परीक्षण क्या होगा जो सभी संस्कृतियों के समान अनुभवों से संबंधित होता है?
क्या वह सांस्कृतिक अग्रिम परीक्षण होगा, सांस्कृतिक पक्षपाती परीक्षण होगा, सांस्कृतिक मुक्ति परीक्षण होगा या संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब एक बुद्धि परीक्षण की बात हो रही है, ऐसा बुद्धि परीक्षण क्या होगा जो सभी संस्कृतियों के समान अनुभवों से संबंधित हो। अब देखिए, जो भी सभी संस्कृतियाँ होती हैं उनके समान अनुभवों से संबंधित की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण हो जाएगा, क्योंकि संस्कृतियों के समान अनुभवों से संबंधित होगा तो संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण हो जाएगा। अगला, एक बुद्धि में समान जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार या जिस प्रकार के प्रश्न करते हैं, बूझ कर, समरूप कर, सूचना या कहावत। आपकी नियुक्त हो गई, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन गए, शिक्षक में पढ़ाने बन गए, कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं। सोचिए मन में, ऐसी आपकी चीज़ें हो रही हैं। तो एक बुद्धि में समान जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्न करेंगे, सोचिए आप खुद। वह होगा समरूप इज़ द राइट आंसर, या सूचना होगा, या बूझ होगा, या कहावत इज़ द राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर होगा, सभी लोग बताइए। तो क्योंकि जानकारी दी गई है तो जानकारी का संबंध किससे होता है, सूचना से होता है। बस वही ऑप्शन आपको पकड़ लेना है। अगला प्रश्न, क्रिकेट के खेल के दौरान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए जाने की संभावना होती है, शारीरिक, स्वाभाविक, संगीत संबंधी, भाषा संबंधी। अब क्रिकेट का खेल दे दिया, क्रिकेट का खेल किससे संबंधित हो जाएगा भैया, शारीरिक गतिविधि होगा, गति संवेदी बुद्धिमत्ता हो जाएगी। खेलना मतलब शारीरिकता की बात हो जाती है। अगला बस देखिएगा, तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव किसने रखा, कैटेल, गार्डनर, स्टर्नबर्ग या गिलफोर्ड। जी हाँ, देखिए जब भी तरल ठोस की बुद्धिमत्ता की बात करें, तरल ठोस के सिद्धांत की बात की जाती है, आपने पढ़ा ही होगा, कई बार मैंने पढ़ाया है अगर आपने ध्यान दिया होगा, और वह कहलाता है कैटेल। जब भी तरल ठोस सिद्धांत की बात की जाएगी, बुद्धिमत्ता की बात की जाएगी, उनका नाम है आर.वी. कैटेल इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भावात्मक बुद्धि का एक पहलू नहीं है। तो भावात्मक बुद्धि के पहलू कौन कौन से होते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला होता है अभिव्यक्ति होता है, दूसरा होता है मूल्यांकन, तीसरा होता है विनियमन। ये तीनों क्या है, भावात्मक बुद्धि का एक पहलू होंगे। लेकिन जो आपका परिवर्तन होता है, ये भावनात्मक बुद्धि का पहलू नहीं होगा, परिवर्तन पहलू नहीं होगा, बाकी सारे पहलू होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। कोई मूर्तिकार है और उसको सफल होना है तो कौन सी बुद्धि के लिए आवश्यकता होगी। अब एक मूर्तिकार है तो मूर्तिकार के लिए सबसे जरूरी क्या है, स्थानिक। क्या हो जाएगा, स्थानिक, सेप्टियल। अगला प्रश्न है, बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों परिमाप करते हैं। देखिए, जो बुद्धि के विकास के संबंध में देखा जाए तो जुड़वा अध्ययनों में परिमाप करते हैं। क्या परिमाप किया जाता है जुड़वा अध्ययनों में, वह परिमाप किया जाता है अनुवांशिक, वातावरणीय, दोनों कारक जो है महत्वपूर्ण होते हैं। क्या चीज़ें आपको नोटिस करना है, अनुवांशिक और वातावरणीय, ये दोनों कारक जो है हमारे आपके महत्वपूर्ण होते हैं। इन चीज़ों पर आप सभी लोगों को जो है फोकस करना है और नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, शब्द प्रमस्तिष्क अंगघात जिसे हम सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं, इसको किसके द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया। अब शब्द हमारा क्या दिया गया, शब्द प्रमस्तिष्क अंगघात कि किसके द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं यह हो जाएगा, सभी लोग बताइए, सर विलियम ओसलर की बात होगी। डी ऑप्शन की यहाँ पे बात हो रही। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। अब आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न दिया गया है कि स्टर्नबर्ग के अनुसार रहन सहन, जिसे हम लिविंग बोलते हैं ना, आपने आज तक सुना होगा लिविंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चल गया, वही रहन सहन अपना होता है। तो रहन सहन में समग्र सफलता में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है। तो रहन सहन में समग्र सफलता में जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होनी चाहिए, वह बुद्धिमत्ता आप सभी लोगों को बताना है। और वह है दोस्तों व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, क्योंकि रहन सहन की बात हो रही है और स्टर्नबर्ग के अनुसार तो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की बात होगी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विचलन बुद्धि उपलब्धता जिसे हमें डेविएशन, इंटेलिजेंट, क्विंट बोला जाता है, ये शब्द का प्रयोग किसने किया। तो जब भी एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन में अगर विचलन बुद्धि उपलब्धता का जिक्र होता है तो एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, और वह पॉइंट क्या आपका, डेविस विचलेसर। क्या ध्यान देना है, डेविस विचलेसर ध्यान दे देना। अगला है कि बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रक्रिया है
जो कई अवस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से बढ़ती है और विकसित होती है। छोटे बच्चे बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर होता है, और इस सिद्धांत को किसने जो है प्रतिपादित किया। देखिए, बुद्धिमत्ता की ऐसी प्रक्रिया है जो कई अवस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से बढ़ती और विकसित होती। छोटे बच्चे बनाम बड़े बच्चे की सोच गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों में अंतर है। बस यही आपका आंसर क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? छोटे और बड़े बनाम मतलब जीन पियाजे जी की बात हुई, यहाँ पे गुणात्मक और सब चीज़ें बात की गई, तो जीन पियाजे इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुणात्मकता की बात हो रही है। गुणात्मक की जहाँ पे बात होती है तो फिर समझ लेना आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग द्वारा वर्णित एक प्रकार की बुद्धि नहीं है? तार्किक, गणितीय, अनुभवजन्य, घटक या संदर्भी तत्व की बात हो। तो स्टर्नबर्ग द्वारा वर्णित एक प्रकार का बुद्धि नहीं, यानी स्टर्नबर्ग द्वारा वर्णित प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी होगी, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और वह आपका अनुभवजन्य है, घटक है, संदर्भी है, लेकिन तार्किक और गणितीय तत्व यह स्टर्नबर्ग से आपका संबंधित नहीं है, यह बुद्धि का प्रकार इनके अकॉर्डिंग नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला, बड़े 5 व्यक्तित्व में धारा प्रवाह बोलने, महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का व्यवहार कौन सा होगा? बहिर्मुखता होगा, स्पष्टोक्ति होगा, कर्तव्यनिष्ठा होगा या मनोविक्षुब्धता हो जाएगी। तो बड़े 5 व्यक्तित्व में धारा प्रवाह बोलने के, महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का जो व्यवहार होता है वह साथियों कर्तव्यनिष्ठा इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, एक 20 साल की लड़की की मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्ध निकालिए। तो आयु क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु क्या है? 20 साल की लड़की है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक उसकी 20 है, गुणे 100 कर लीजिए। 0 से 0 कटा, 2 से काटे 5, 12 पंचे 60, उसकी बुद्धिलब्ध 60 हो जाएगी। अब ये 60 बुद्धिलब्ध किसके आ जाएगी? एक क्वेश्चन भी हमने किया था इस प्रकार से, ठीक है, बुद्धिलब्ध से संबंधित। तो टर्मन द्वारा जो बुद्धिलब्ध का हमने आपको बताया था कि जो 60 से है तो कहीं ना कहीं ये मूर्ख पे आ जाता है, ठीक है। टर्मन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा, ये 51 से 69 हमने पढ़ा है, तो मूर्ख पे आ जाता है। कैटेगरी की बात करेंगे, बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षणों के जनक पूछा गया। फ्रांसिस गाल्टन, जेम्स कैटल, अल्फ्रेड बिने या कार्ल पियर्सन की बात करेंगे। तो बुद्धि परीक्षण के जनक सभी लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है, सभी लोग ध्यानपूर्वक। जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए आप लोग टॉपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल व्हाट्सएप करना है 9630689598। इसमें आपको CDP बाल विकास की टॉपर नोट्स मिल जाएगी, जो आपको प्रिपरेशन में बूस्ट करेगी, आपके तैयारी को और निखारेगी, ताकि सिलेक्शन इस बार 101% हो सके। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी लाजवाब कीजिए, ताकि रिजल्ट भी बेहतरीन आए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।